नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर 11 का यह मुग़ल वंश था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज जो है हम लोग शाहजहां पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जितने भी नए यूजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं आप लोगों को सही समय पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार और अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों को लगती है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, वो प्लीज़ यूट्यूब के सेटिंग में जाकर प्ले स्पीड में 1.5 से 2.0 के बीच में कर लें, या 1.5 भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आपके अनुसार है वो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुग़ल वंश में हम आज शाहजहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, शाहजहाँ 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, जन्म इनका हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। मृत्यु जनवरी 1666 ईस्वी में आगरा के शाह बुर्ज में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनका मूल नाम जो था वो सिहाबुद्दीन था। उपाधि या उपनाम इनको खुर्रम अर्थात खुशी देने वाला कहा गया है। अकबर ने यह नाम रखा था। शाहजहाँ का नाम जो है खुर्रम, अकबर ने रखा था। मुजाहिद देखते हैं, समकालीन इतिहासकारों ने इसे मुजाहिद कहा है। इस्लाम का रक्षक, शाहजहाँ ने स्वयं को घोषित किया था इस्लाम का रक्षक। विश्व भेदी किरण या विश्व का विजेता स्वामी उसके जन्म के अवसर पर दरबारी कवियों ने कहा था। शाहजहाँ मेवाड़ संधि के बाद शाह एवं अहमदनगर से संधि के बाद शाहजहाँ की उपाधि जहांगीर ने से पाया था। ठीक है, उसका पिता था जहांगीर। बेदौलत, अपने अंत समय में जहांगीर ने शाहजहाँ को बेदौलत यानी भाग्यहीन कहा है। भाई, इतनी इमारतें बनवा दिया था तो रिक्त कोष तो खाली होगा ही, इसीलिए उसे बोला गया होगा। आगे देखते हैं। अबुल मुजफ्फ़र सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरानेसानी आगरा में संपन्न राज्याभिषेक 1628 ईस्वी के अवसर पर उसने यह उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे विशेष से देखते हैं। विशेष क्या है? शाहजहाँ का काल मुग़ल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है। पत्नी कौन थी देखते हैं। शाहजहाँ का पहला विवाह फ़ारस के मुजफ्फ़र हुसैन सफ़वी की पुत्री से हुआ था। अर्जुन मंदबानो बेगम इसकी दूसरी एवं सर्वप्रिय पत्नी थी, जिसकी उपाधि मलिका ए जमानी एवं मुमताज़ था। ठीक है, मुमताज़ का पूरा नाम देख लीजिए, अर्जुन मंद बानो बेगम। ठीक है, आगे देखते हैं। शाही मुहर उसी के अधिकार में रहती थी। सती उन्नीसा खानम मुमताज़ की सलाहकार तथा मानवीय कार्यों में उसकी परामर्शदात्री थी। 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में मुमताज़ की मृत्यु हो गई। शिक्षक देखते हैं। शाहजहाँ का पहला शिक्षक मुल्ला कासिम बेग तबरीजी था, लेकिन वह सर्वाधिक प्रभावित जो है हकीम अली गिलानी से था, जिससे उसने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा पाई थी। अकबर की पत्नी रुकैया बेगम के द्वारा पाले जाने के कारण वह तुर्की में पढ़ तथा लिख सकता था, लेकिन डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना महोदय का मत है कि जहांगीर के बारंबार प्रयास के बावजूद तुर्की भाषा के प्रति उसकी उदासीनता बनी रही। आगे देखते हैं। 1608 ईस्वी में उज्जैन में एक जागीर तथा हिसार फिरोजा की सरकार यानी जागीर, जो प्रायः मुग़ल युवराज को ही दी जाती थी, खुर्रम को दी गई। उसे लाल
तंबू लगाने की आज्ञा के साथ शाही मुहर का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। शासक बनने के पश्चात शाहजहां ने आसफ खां को चाचा की उपाधि दी। उसे प्रधानमंत्री का पद पुनः मिला। आसफ खां का प्रशासन में इतना अधिक प्रभाव था कि समकालीन यात्रियों ने उसे द्वितीय सम्राट की संज्ञा दी है। वह 14 वर्ष तक शाहजहां का वकील रहा। शाहजहां ने उसे मोहर-ए-उज्जुक यानी शाही मोहर भी सौंप दी थी। महावत खां को अजमेर की सूबेदारी तथा खान खाना की उपाधि मिली थी। शाहजहां अपने प्रत्येक पुत्र को 500 रुपये प्रतिदिन देता था जब तक वह मनसब के लिए योग्य ना हो जाएं। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले मीर जुल्मा पढ़ने से पहले हम लोग जो है इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं। शाहजहां हिंदू मां की संतान होते हुए भी अपना विवाह किसी हिंदू महिला से नहीं किया। नंबर 2, डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना के अनुसार जहांगीर का इतिहास खुर्रम की विजयों का इतिहास है। नंबर 3, एक कंधार का दुर्ग दक्षिण में तेलंगाना के बालाघाट में था, जिसे सर्वप्रथम शाहजहां द्वारा विजित किया गया था। नंबर 4, शाहजहां को अपने 2 पुत्रों दारा सिंह को जो 10 वर्ष का था एवं औरंगजेब जो 8 वर्ष का था को जहांगीर के पास जमानत के रूप में रखना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो है 93 नंबर पेज पढ़ेंगे। 93 नंबर पेज में आता है मीर जुमला। ठीक है, मूल नाम इसका था मोहम्मद सईद, उपाधि इसकी थी मुअज्जम खां। शाहजहां ने ही इस उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद सईद का जन्म जो है अर्दिस्तान में हुआ था। ईरान के शेख उल इस्लाम के अत्याचार से पीड़ित होकर वह गोलकुंडा चला गया। वह ईरान का हीरे का व्यापारी और गोलकुंडा के मीर जुमला प्रधानमंत्री पद पर था। औरंगजेब मीर जुमला को अपना दार्शनिक एवं गुरु कहता था। ठीक है, आगे देखते हैं शाहजहां के काल में होने वाले विद्रोह। आइए देखते हैं इसके काल में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। पहला है खाने जहां लोदी का विद्रोह 1628 ईस्वी में हुआ था। इसमें देखते हैं, इस अफगान मनसबदार का मूल नाम पीर खान था। जहांगीर ने खाने जहां को खान खाना की उपाधि दी थी। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि शाहजहां के काल में होने वाला प्रथम विद्रोह यही था। उसे ख्वाजा अबुल हसन ने हरा दिया, परंतु खाने जहां लोदी दक्षिण भाग गया। अप्रत्यक्ष रूप से यह विद्रोह अहमदनगर के पतन का कारण बना। खाने जहां कालिंजर के समीप ताल सेहोडा से लड़ते हुए मारा गया। ठीक है, आगे नंबर 2, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह 1628 ईस्वी में हुआ था। बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा थी। बुंदेलों का मुगलों के खिलाफ होने वाला यह पहला विद्रोह था। वही कुछ इतिहासकार बुंदेलों की पहली मुठभेड़ अकबर के काल में मधुकर शाह बुंदेला का मानते हैं। जुझार सिंह वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या से प्राप्त पैसे से मथुरा में केशव देवराय मंदिर का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबा दिया था। नंबर 3 देखते हैं, महोबा के चंपत राय का विद्रोह हुआ। शाहजहां के समय चंपत राय ने विद्रोह किया। अंत में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई, परंतु बादशाह औरंगजेब के काल में चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह कर दिया। नंबर 4 देखते हैं, पुर्तगाली। अबुल हमीद लाहौरी के अनुसार 1632 ईस्वी में मुग़ल सूबेदार कासिम अली खां ने बंगाल में पुर्तगालियों को हराकर उनके मुख्य अड्डे हुगली पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों के दमन का कारण धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों ही था। एक तो पुर्तगालियों ने
नमक के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। दूसरे, वे लोगों को जबरन ईसाई बनाते थे। तीसरे, उनका पुर्तगालियों से व्यक्तिगत झगड़ा भी था, क्योंकि विद्रोही शाहजहां बंगाल में जाकर पुर्तगालियों से एक बार मदद मांगी, जो कि नहीं मिली थी। बताया जाता है कि पुर्तगालियों पर आक्रमण करने के लिए उसे मुमताज़ महल ने भी प्रेरित किया था। नंबर 5वां देखते हैं। मालवा में खाता खेड़ी के भागीरथ नामक भील ने विद्रोह कर दिया, जिसे मालवा के सूबेदार नसीरी खां ने दबा दिया। इसके पश्चात छोटा नागपुर के राजा प्रताप के विद्रोह का दमन किया गया। नंबर 6 देखते हैं। नूरपुर के जमींदार जगत सिंह ने विद्रोह किया। वह राणा वसु का पुत्र था। जगत सिंह पराजित हुआ और शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया था। नंबर 7 देखते हैं। सिख जो है, शाहजहां के समय सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी में थे। हरगोविंद को जहांगीर ने ग्वालियर दुर्ग में कुछ वर्ष बंदी बनाकर रखा था। जब उनका जहांगीर से अच्छे संबंध बन गए तो उन्हें शाही सेवा में ले लिया गया, लेकिन जब शाहजहां बादशाह बना तो इन दोनों के बीच संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। गुरु हरगोविंद एवं शाहजहां के बीच करतारपुर का युद्ध हुआ था। नंबर 8 देखते हैं। जसरूप मथिया, इसने भरे दरबार में शाहजहां के वध करने का विफल प्रयास किया था, मतलब शाहजहां पे अटैक किया था। ठीक है, आगे अभियान पढ़ने से पहले हम ऊपर जो मुख्य तथ्य है, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट, उसको पढ़ लेते हैं। कोहिनूर हीरा देखते हैं। कोहिनूर हीरा, माउंटेन ऑफ लाइट जिसे बोला जाता था। नंबर 1, इस हीरे का मूल्य सारे संसार के दैनिक व्यय का आधा था। यह हीरा वारंगल की गोलकुंडा खान से निकला था। देख लीजिए भाई आप लोग, कहाँ से ये कोहिनूर हीरा हम लोगों को मिला था। ठीक है, वो है, हालांकि अब ये ब्रिटेन के महारानी के ताज पे है। ठीक है, अभी तो हम लोगों के पास है नहीं, शायद कभी आ जाए तो अच्छा ही है। आगे देखते हैं। खफी खां के अनुसार तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव ने यह हीरा काफूर को दिया, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को और उसने मुबारक खिलजी को सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी को और उसने मुबारक खिलजी को सौंप दिया। यह कोहिनूर का पहला साक्ष्य था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसका दूसरा उल्लेख जो है 1526 ईस्वी में मिलता है, जब हुमायूं ने आगरा में रुके ग्वालियर के विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर प्राप्त कर बाबर को दे दिया, जिसे बाबर ने पुनः उसे ही दे दिया था। ठीक है, लौटा दिया था बाबर। नंबर 3, शाहजहां को मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा दिया, जिसे उसने मयूर सिंहासन में लगा दिया था। ठीक है। नंबर 4, 1739 ईस्वी में नादिर शाह मयूर सिंहासन ईरान लेता गया, वही इसे कोहिनूर नाम मिला। ठीक है। नंबर 5 देखते हैं। 1813 ईस्वी में रणजीत सिंह को विस्थापित अफगान शासक शाह शुजा ने लाहौर में कोहिनूर भेंट किया। मार्च 1849 ईस्वी में अंग्रेज़ों का पंजाब पर अधिकार हो गया। अंतिम शासक दिलीप सिंह ने कोहिनूर इंग्लैंड की महारानी को दे दिया। घबराइए मत, कोहिनूर एक जगह टिका नहीं है, वो लौट कर भारत ही वापस आया है, और आज नहीं कल कभी न कभी वो ज़रूर आएगा, देख लीजिएगा। देखिएगा क्या, सुन ही लेंगे। आगे देखते हैं अभियान। शाहजहां ने 1631 ईस्वी में अहमदनगर के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से शेख मोइनुद्दीन को दूत बनाकर बीजापुर भेजा था। उसने शाह अली बेग को इसी समय दूत बनाकर गोलकुंडा भेजा और अब्दुल्ला कुतुब शाह से कुछ हीरों की मांग की थी, परंतु दोनों दूत असफल रहे। अहमदनगर का विजय देखते हैं 1633 ईस्वी में।
यहाँ के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह, जिसे लोग दीवाना कहते थे, की हत्या फ़तह खान ने कर हुसैन निज़ाम शाह को सुल्तान बना दिया। विजयनगर के भूतपूर्व शासक रायल ने शाहजहाँ से दक्कन के मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। शाहजहाँ ने महावत खां को भेजा और स्वयं दक्षिण के बुरहानपुर में 1630 ईस्वी में अपना पड़ाव डाला। यहीं पर 2 वर्षों तक उसने विद्रोही खानजहाँ लोदी एवं अहमदनगर के शासक के विरुद्ध सैनिक कार्यवाहियों का मार्गदर्शन किया। उसने अहमदनगर के वज़ीर फ़तह खां को घूस देकर दौलताबाद के दुर्ग को पा लिया। वस्तुतः दौलताबाद के दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था। सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया गया। 1634 ईस्वी में महावत खां की मृत्यु हो गई। इसके कारण शाहजहाँ को 1635 से 36 ईस्वी में दूसरी बार दक्षिण आना पड़ा। इस बार उसके साथ 18 वर्षीय औरंगजेब भी था। इसी समय शाहजी भोसले ने अहमदनगर में एक कठपुतली निज़ाम बनाकर उसका संरक्षक बन बैठा। आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से उसने शाहगढ़ को नए सुल्तान की राजधानी बनाई। मुग़ल सेना ने शाहजी भोसले को पराजित किया और महोली के किले में नज़रबंद कर दिया। अंत में उसने अहमदनगर के 6 दुर्ग मुग़लों को सौंपकर समझौता कर लिया। शाहजहाँ ने शहज़ादा मुराद के अनुरोध पर शाहजी को 5000 का मनसब और पूना क्षेत्र में एक जागीर दे दी। बाद में उसने शाहजी को बीजापुर के सुल्तान की सेवा में सम्मिलित होने की भी अनुमति दे दी। 1636 ईस्वी के बाद या पश्चात शाहजहाँ की दक्षिण नीति काफ़ी हद तक सफल रही। दूसरे शाहजहाँ ने स्वयं काफ़ी समय दक्षिण में व्यतीत किया था, इसलिए उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव भी प्राप्त था। एक राजकुमार के रूप में शाहजहाँ के जीवन का सर्वाधिक उपयोगी काल दक्षिण में ही बीता था। 1636 ईस्वी में शाहजहाँ ने शेख अबुल लतीफ़ को एक पत्र के साथ गोलकुंडा भेजा था। इसी समय उसने 3 सेनापतियों खाने जहाँ एवं खाने दौरा को 3 ओर से बीजापुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। लेकिन 1636 ईस्वी में शाहजहाँ ने दक्षिण की शेष बची दोनों शक्तियों बीजापुर एवं गोलकुंडा से ऐतिहासिक संधि कर ली। संधि के तहत इन दोनों राज्यों को सुदूर दक्षिण तक प्रादेशिक विस्तार की छूट प्राप्त हुई। जो भी नया प्रदेश वे यहाँ जीतेंगे वह बीजापुर एवं गोलकुंडा के बीच 2:1 में विभक्त होगा। इस संधि से शाहजहाँ ने यह भी वादा किया कि वह बीजापुर एवं गोलकुंडा कभी नहीं जीतेगा। कुरान की शपथ दिलाकर शाहजहाँ ने गोलकुंडा से एक अलग समझौता यह भी किया कि वह खुतबे से शाह-ए-ईरान का नाम निकालकर शाहजहाँ का डाले और वह सदैव मुग़लों के प्रति निष्ठावान बना रहे। 1656 ईस्वी में इसी अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अपनी माता को शहज़ादा औरंगजेब के पास संधि करने हेतु भेजा। उसने रंगीर का जिला दिया और अपनी पुत्री का विवाह जो है वो ऊपर कर लेते हैं। अपनी पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र शहजाद मुहम्मद सुल्तान से कर दिया। महत्वपूर्ण है कि इस विवाह से शहज़ादा
स्वयं उपस्थित न था। इस विवाह में शहजादा जो था वह स्वयं उपस्थित न था। इसके पश्चात 1657 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से संधि हुई। संधि के तहत उसने बीदर, कल्याणी एवं परेंदा मुगलों को सौंप दिया। जब 1652 ईस्वी में औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया तो उसके साथ पारसी मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का दीवान नियुक्त किया गया। मूल रूप से मुर्शिद कुली खां अली मर्दान खां का साथी था। वह अली वह अली मर्दान खां के साथ ही आकर भारत में बस गया था। औरंगजेब एवं मुर्शीद ने सम्मिलित रूप से दक्षिण की भू राजस्व व्यवस्था को सुधारा। दक्षिण में मुर्शीद कुली की मालगुजारी संबंधित बंदोबस्त मुर्शीद कुली खां की धारा कहलाई। आगे देखते हैं। मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है क्योंकि उसने यहाँ टोडरमल की पैमाइश तथा कर निर्धारण प्रणाली को लागू किया था। छोटा तिब्बत शाहजहाँ के समय में जफ़र खां द्वारा जीता गया था। छोटा तिब्बत, ठीक है। 1634 से 37 ईस्वी में दो हमलों द्वारा बृहत्तर तिब्बत अर्थात बाल्टिस्तान, जिसको बाल्टिस्तान की राजधानी स्कर्दू पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। शाहजहाँ का असम के अहोम शासकों से भी संघर्ष हुआ था। कूच बिहार के शासक के नियंत्रण पर मुगलों, आगे नेक्स्ट पेज, मुगलों यहाँ कर लेते हैं इधर थोड़ा, हाँ बाबा इसको थोड़ा बड़ा करो ना, हाँ। मुगलों ने असम में प्रवेश किया। शाहजहाँ ने कामरूप के शासक बली नारायण को 1638 ईस्वी में पराजित किया था, ठीक है। थोड़ा और बड़ा होगा, हाँ आगे देखते हैं। 1638 ईस्वी की संधि के तहत बर नदी अहोमों एवं मुगलों के बीच की सीमा मान ली गई। गुवाहाटी मुगलों के नियंत्रण में आ गया। 1654 ईस्वी में कुमायूं एवं 1656 ईस्वी में गढ़वाल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब देखते हैं कंधार, ठीक है। कंधार देखते हैं। भारत एवं ईरान यानी फारस के बीच झगड़ा का सबसे बड़ा कारण कंधार का दुर्ग था। कंधार को भारत का सिंह द्वार कहा जाता था। अफगानिस्तान में भारत प्रवेश के उसके दो द्वार काबुल एवं कंधार थे। सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में बाबर ने सफावियों से कंधार जीता, परंतु यह शीघ्र ही उसके हाथ से निकल गया। इसके पश्चात उसने 1522 ईस्वी में कंधार फारसी सूबेदार मौलाना अबुल बाकी को घूस देकर पा लिया। इस समय फारस का जो शासक था वह शाह इस्माइल सफावी था। सफावी स्वयं को सूफी तथा पैगंबर का वंशज बताते थे। बाबर ने कंधार कामरान को सौंप दिया। बाबर की बहन खानजादा बेगम फारसियों द्वारा कैद कर ली गई थी, लेकिन शाह ने उसे सम्मानपूर्वक बाबर के पास भेजवा दिया। इसी समय उज़्बेकों के खिलाफ मुगल सफावी संबंधों की नींव पड़ी। हुमायूं ने ईरान के शाह तहमास्प की मदद से इसे जीता, परंतु उसे न सौंपकर अपने पास रख लिया। 1558 ईस्वी में अकबर के काल में कंधार पुनः निकल गया। 1595 में अकबर ने इसे पुनः मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, परंतु 1622 ईस्वी में ईरान के शाह अब्बास प्रथम, जो कि 1587 से 1629 तक थे, ने इसे फिर हस्तगत कर लिया। शाह अब्बास प्रथम की मृत्यु के बाद शाम मिर्जा
शाह सफ़ी 1629 से 1642 तक शासक बना, ठीक है, शासक रहा। वह शाहजहां को अपना चाचा कहता था। शाहजहां समय समय पर उसे सलाह भी देता था। 1639 ईस्वी में ईरान के सूबेदार अली मर्दान खां ने स्वेच्छा से कंधार का दुर्ग मुग़लों को सौंप कर मुग़ल सेवा में भर्ती हो गया। उसे पहले कश्मीर का फिर पंजाब का सूबेदार बनाया गया। 1642 ईस्वी में शाह अब्बास द्वितीय फ़ारस का शासक बना। शाह अब्बास द्वितीय जो था वो फ़ारस का शासक बना। उसने 1649 ईस्वी में सदा के लिए कंधार मुग़लों से विजित कर लिया। हालांकि शाहजहां एवं शाह अब्बास द्वितीय के बीच राजपूतों यानी एलची या साफिर का आदान प्रदान होता रहा। ईरान से ईरान से बेहरी बेग भारत आया तो शाहजहां ने मीर बरका को फ़ारस भेजा। कंधार पुनः प्राप्त करने के लिए शाहजहां ने कुल 3 अभियान भेजा। इसमें से पहला 1649 में, दूसरा 1652 में अभियान औरंगजेब के नेतृत्व में हुआ। तीसरा अभियान जो है वो 1653 का नेता जो है वो दारा सिंह को था, जिसे इसी समय शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। इसी समय दारा ने घोषणा की, जो कोई अब तक ना कर सका वह मैं करके दिखाऊंगा। 7 दिनों के भीतर कंधार जीत लाऊंगा। ठीक है। हालांकि तीनों अभियान असफल रहे। ठीक है, लंबी चौड़ी बातें थी, हुआ बेचारे से कुछ नहीं। आगे देखते हैं मध्य एशिया अभियान 1646 ईस्वी में। सतीश चंद्र महोदय के अनुसार, जो कि मान्य मत भी है, शाहजहां का मध्य एशिया के बल्ख यानी नगरों की जननी एवं बदख्शा यानी अरब दिरगम पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वह यहाँ मित्र शासकों को रखना चाहता था। वहीं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव महोदय का मत है कि वह अपने पूर्वजों की मातृभूमि ट्रांस आक्सियाना पर अधिकार स्थापित करना चाहता था। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार बल्ख एवं बदख्शा शाहजहां के खानदान के पुश्तैनी राज्य तो थे ही, तथा उसके महान पूर्वज तैमूर का घर और राजधानी प्राप्त करने की कुंजियां थीं। हालांकि यह सही नहीं है, क्योंकि अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुग़ल विदेशी नीति का सर्वेक्षण करें तो उन सभी शासकों की विदेश नीति मुख्यतः भारत केंद्रित थी और उसका सबसे बड़ा सरोकार भारत की सुरक्षा थी, ना कि समरकंद की प्राप्ति। मुग़ल बादशाहों में केवल बाबर ही ऐसा था जिसकी समरकंद जीतने की हार्दिक इच्छा रही। भारत में विजयोपरांत बाबर समरकंद के तैमूरों की धन से सहायता करता था। पानीपत में विजय के पश्चात बाबर ने हुमायूं को बदख्शा भेजा ताकि वह बल्ख एवं समरकंद विजित कर ले, परंतु हुमायूं केवल हिसार ही जीत सका। इसलिए उसने अभियान दल को वापस बुला लिया और तब तक के लिए अभियान को स्थगित कर दिया जब तक वह स्वयं उसका नेतृत्व करने की स्थिति में न हो। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के बल्ख अभियान को मुग़ल विदेशी नीति की पराकाष्ठा मानी गई है। इस समय बल्ख एवं बदख्शा बुखारा के उज़्बेक शासक नज़र मुहम्मद खां के राज्य का भाग था, जबकि समरकंद की गद्दी पर इमाम कुली राज्य कर रहा था। बल्ख को मुराद ने जीत लिया, परंतु वह वापस चला आया। शाहजहां ने बल्ख में सिक्के चालू करवाया कर उत्सव मनवाया। उसके पश्चात प्रधानमंत्री सादुल्ला खां गया
तथा उसकी सिफारिश पर औरंगजेब को भेजा गया। शाहजहां स्वयं काबुल में रुका ताकि सैन्य संचालन पर नियंत्रण रख सके, परंतु औरंगजेब भी असफल होकर लौटा। अतः मध्य एशिया पर नियंत्रण स्थापित करने का शाहजहां का प्रयत्न असफल रहा। ठीक है, असफल रहा। सर यदुनाथ सरकार के अनुसार बल्ख में शाहजहां के मूर्खतापूर्ण युद्ध का अंत हुआ। यही वह भयंकर मूल्य है जो आक्रामक साम्राज्यवाद भारत से उत्तर के पार के युद्धों के लिए चुकाता है। खुद समकालीन लाहौरी का भी मत है कि बदख्शां के संसाधन एक बड़े मुगल सरदार के वेतन के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आगे हमारा शाहजहां की धार्मिक नीति। शाहजहां की धार्मिक नीति देखेंगे। इसकी धार्मिक नीति को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटकर देख सकते हैं। प्रथम चरण में वह एक कट्टर मुसलमान शासक नज़र आता है। पहला पॉइंट, शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए पृथक विभाग बनाया। ऐसे धर्मांतरण के पश्चात भी उस व्यक्ति का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा। हिंदुओं को मुसलमानी ढंग से वस्त्र पहनने पर रोक लगा दिया। नंबर 2, इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। सम्राट के चित्र पर पगड़ी लगाने की मनाही कर दी। नंबर 3, शाहजहां ने कश्मीर में हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच विवाह पर रोक लगा दिया। नंबर 4, युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाने की प्रथा पुनः प्रारंभ की तथा 1633 ईस्वी में से नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दिया। नंबर 5, शाहजहां ने सूफी एवं अन्य धर्मत्वज्ञों को सिजदा न करने की छूट दी थी। अंत में 1636 ईस्वी में सिजदा एवं पैबोस को ख़त्म किया क्योंकि यह गैर इस्लामिक प्रथा थी। उसने इसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। नंबर 6 देखते हैं। शाहजहां ने इसी चरण में स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया और प्रशासन में मुसलमानों को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि समकालीन इतिहासकारों ने शाहजहां को इस्लाम का मुजाहिद यानी नौसंस्कारकर्ता एवं शरीयत का स्तंभ बताया है। लेकिन शाहजहां की धार्मिक नीति हिंदू विरोध नीति नहीं थी। यद्यपि इसमें इस्लाम के प्रति अधिक आस्था अवश्य प्रकट की गई थी। आगे चलकर वह दारा एवं जहांआरा के प्रभाव से धार्मिक नीति के द्वितीय चरण यानी उदारता की ओर मुड़ गया था। सरस्वती उपाधि धारक कविंद्राचार्य ने शाहजहां से बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया। उसने पंजाब एवं कश्मीर के हिंदू मुसलमानों को विवाह कर से मुक्त कर दिया। दक्षिण पर चढ़ाई के समय शाहजहां ने शराब चंबल में फिकवा दिया और सोने एवं चांदी के शराब के प्यालों को तुड़वाकर दीन दुखियों में बंटवा दिया। बाबर की तरह उसने भी शराब न पीने की प्रतिज्ञा की। हालांकि इस प्रतिज्ञा पर वह कभी अटल नहीं रहा। मंदिरों में स्वयं सूचक घड़ियाल बजाने की छूट थी। ठीक है, हम गलत पढ़ दिए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मंदिरों में समय सूचक घड़ियाल बजाने की छूट थी, हम मंदिरों में पढ़ दिए। ठीक है, मंदिरों होगा वहाँ। उसने शांति दास को जैनियों के लिए पोशाला यानी विश्राम गृह बनवाने के लिए भूमि दान दिया। अब देखते हैं शाहजहां स्वर्ण युग।
ठीक है। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग था या नहीं, इस पर इतिहासकारों के बीच मतैक्य नहीं है। एल्फिंस्टन, मोरलैंड, कफ़ी खां, राय भारमल एवं ट्रेवेनी ट्रेवेनियर 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 भी पढ़ सकते हैं इसको, आदि आधुनिक एवं समकालीन विद्वानों ने उसके युग को स्वर्ण काल का दर्जा दिया है। शाहजहां के समकालीन लुब्बुत तवारीखे हिंद के लेखक वृंदावन के अनुसार गत शासनकाल में जो व्यय होता था वह इस समय का चौथाई भी नहीं था। फिर भी बादशाह के पास इतना धन संग्रह हो गया था जितना उसके पूर्वज वर्षों में भी एकत्र नहीं कर सकते थे। लुब्ब अत तवारीख का लेखक भारमल लिखता है कि जिन परगनों से अकबर के शासन काल में 3 लाख की आय होती थी उससे अब 10 लाख वसूल होता है। कफ़ी खां के अनुसार भले ही अकबर महान विजेता तथा व्यवस्थापक था, किंतु अपने देश की व्यवस्था, वित्त प्रबंध तथा प्रत्येक विभाग के सम्यक संचालन की दृष्टि से उसकी तुलना शाहजहां से नहीं हो सकती। एल्फिंस्टन तो शाहजहां के काल को संपूर्ण भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल मानता है। उनके अनुसार शाहजहां जैसा महान प्रतापी सम्राट पहले कभी पैदा नहीं हुआ था। डॉक्टर S.R. शर्मा ने स्पष्टतया उसके काल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना है। मनुची ने उसकी न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष मानते हुए प्रशंसा की है। दूसरी तरफ इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग भी है जो शाहजहां के स्वर्ण युग को एक भ्रम करार देते हैं। इसमें इतिहासकार स्मिथ, एडवर्ड एवं गैरट तथा सर विलियम फोर्स्टर प्रमुख हैं। लेन पूल ने तो अकबर के काल को ही मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना है। शाहजहां के सबसे बड़े आलोचक स्मिथ के अनुसार शाहजहां मनुष्य एवं शासक दोनों ही रूपों में असफल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा आगे ऊपर कर लेते हैं। इतिहासकारों का ऐसा वर्ग भी है जो इन दोनों मतों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण ले के चलते हैं। इसमें सर यदुनाथ सरकार एवं डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव को सम्मिलित किया जा सकता है। श्रीवास्तव महोदय का मत है कि शाहजहां का शासन काल मुगल इतिहास का स्वर्ण युग नहीं था, लेकिन कला और कला में भी वास्तुकला के संदर्भ में स्वर्ण युग था। महत्वपूर्ण है कि यही मत स्वीकार्य भी है। यदुनाथ सरकार ने भी स्वर्ण युग स्वीकार किया है, लेकिन इसी के साथ वह यह भी लिखते हैं कि शाहजहां के शासन काल में मुगल वंश की अवनति का बीजारोपण हो चुका था। समृद्धि के पीछे पतन के बीज थे। ठीक है, समृद्धि के पीछे पतन के बीज थे। आगे देखते हैं, यूरोपीय संबंध देखते हैं। शाहजहां का जो है हम लोग यूरोपीय संबंध देखेंगे। ट्रेवेनियर से जो संबंध था, पुस्तक था द सिक्स वॉयजेस। अपनी पुस्तक प्रकाशित 1676 ईस्वी होने से पूर्व फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने पूर्व की कुल 6 यात्राएं की थी। इसमें से 5 यात्राएं शाहजहां एवं औरंगजेब के शासनकाल में किया था। उसने भारत की थी। ठीक है, इन दोनों के शासनकाल में उसने हिंदुस्तान की प्रथम यात्रा 1641 से 42 ईस्वी में की थी। वह 17वीं शताब्दी का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त फ्रांसीसी यात्री था। इन यात्राओं में उसका साथी दौली
ये दौलिये दालांद था। अपने भ्रमण में ट्रेवेनियर बराबर लोगों से यही कहता था कि वह फ्रांस तथा फारस के सम्राटों के संरक्षण में यात्रा कर रहा है। स्वदेश लौटने पर वह लुई 14वां द्वारा कुलीनता की पदवी बैरन पाया। ठीक है, भारत यात्रा के संबंध में ट्रेवेनियर कभी बीजापुर नहीं जा पाया। वह बहमनी साम्राज्य के विघटन का वर्णन विजयनगर राज्य के सत्ता परिवर्तन के रूप में करता है। डचों को भारत की प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने के विषय में बताता है। ट्रेवेनियर पेशे से जौहरी था और हीरे की खानों एवं कोहिनूर हीरे का वर्णन किया है। उसके अनुसार शाहजहां वैसे ही शासन करता था जैसे एक पिता अपने बच्चों पर, ना कि प्रजा के सम्राट के रूप में। ठीक है, बताता है कि ताजमहल के निर्माण में 20,000 मजदूर लगे थे। बताता है ट्रेवेनियर कि ताजमहल के जो निर्माण हो रहा था तो उसमें 20,000 मजदूर लगे थे। अब हम पढ़ेंगे बर्नियर। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और जितने भी नए यूजर्स देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब